चलिए आज रीता कुमारी के कथा संसार में सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की एक और कहानी, किसे अपना कहे। कहानी सुनाने के पहले आप सबों से अनुरोध है कि अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार लिखना तो बिल्कुल न भूलें। तो चलिए सुनते हैं लेखिका रीता कुमारी जी की एक और कहानी, किसे अपना कहें। निर्मला वर्मा के कोमा में जाने की बात सुनते ही उनके परिचितों और रिश्तेदारों से हॉस्पिटल का परिसर भरने लगा था। जिस चीज़ को भी उनके विषय में मालूम होता उन्हें देखने के लिए आ ही जाता। निर्मला जी थी ही ऐसी, उनका कोमल, पारदर्शी और सौम्य स्वभाव सबको भाता था। सबके दुख में दुखी होती, सबके सुख में सुखी रहती थी। लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। पति की मृत्यु के बाद अपने दोनों बेटा मधुकर और नमन तथा बेटी कृष्णा के साथ 30 वर्ष पहले जिस छोटे से मोहल्ले में आ बसी थी, वह जल्द ही उनके अपने परिवार की तरह हो गया था। जब वह स्कूल से आकर ट्यूशन के लिए जाती, मकान मालकिन गायत्री देवी उनके बच्चों का ख्याल रखती। फिर उन्हें मिल गई थी कमला, जिसका पति उसको छोड़कर दूसरी शादी कर लिया था। कमला अपने 5 वर्ष के बेटा नवीन का पालन पोषण करने के लिए घर घर काम करती थी। जब वह निर्मला जी के यहाँ काम करने लगी, उन्हीं के घर का होकर रह गई। निर्मला जी उसके और उसके बच्चों की देखभाल करने लगी तो कमला उनके घर और उनके बच्चों की। विपत्ति के बेहद कठिन समय में दोनों औरतों को एक दूसरे का सहारा मिल गया। इन दोनों औरतों का जीवन चाहे जितना ही संघर्षपूर्ण और झांझवतों से भरा रहा हो, बच्चे की पढ़ाई लिखाई और उनके स्वास्थ्य का दोनों मिलकर पूरा ख्याल रखती। इनके प्रयासों से ही बच्चे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए और मधुकर केरल के स्पेस सेंटर में वैज्ञानिक बना और नमन ITO बन गया। कृष्णा अपने डॉक्टर पति के साथ इंग्लैंड चली गई। कमला का बेटा नवीन बैंक अधिकारी बन गया था और पटना में ही अपने बैंक के पास ही मकान लेकर रह रहा था। धीरे धीरे सभी बच्चों की शादियां भी हो गई। निर्मला वर्मा और कमला अभी भी उसी मोहल्ले में रहती थीं। बस अंतर इतना था कि वहीं पर निर्मला जी अपना घर खरीद ली थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि दोनों दिन पहले अचानक निर्मला जी को दिल का दौरा पड़ा, जिससे उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उनके हालत देखते हुए डॉक्टर की सलाह पर कमला ने तत्काल निर्मला जी के तीनों बच्चों को सूचित कर दिया। काल के आने की आहट का आभास होते ही तीनों बच्चे पटना आ पहुँचे थे। तीनों माँ के पास बैठे उन्हें कोमा से बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे। कृष्णा के बार बार यह कहने पर कि माँ उठिए, देखिए आपके सभी बच्चे आपके पास आए हैं, निर्मला जी पर कोई असर नहीं हो रहा था। सभी की कोशिशें व्यर्थ होते देखकर मधुकर बोला, माँ सारी उम्र हम लोगों की ज़िंदगी संवारने के लिए संघर्ष करती रही। अब जब उनके सुख के दिन आए हैं, वह हम सबों को छोड़कर जाने की तैयारी में है। काश मैं उनके किसी काम आता तो मेरा जीवन सफल हो जाता। उनकी बातें सुन वहाँ खड़े लोग उसकी बड़प्पन से प्रभावित होकर कह रहे थे, बच्चे हो तो निर्मला जी के बच्चों की तरह। बहुतों को तो मन ही मन निर्मला जी के किस्मत से रक्स हो रहा था। वहाँ खड़े लोग निर्मला जी के बेटे बेटी की बड़ाई में चाहे जितने कसीदे पढ़ रहे थे, पर एक शख्स वहाँ ऐसा था जिसका कलेजा यह सब सुनकर खुश होने के बदले छलनी हो रहा था। वह थी कमला। मधुकर की झूठी बड़ाई उसे सुनी नहीं जा रही थी। तभी कृष्णा की आवाज़ उसके कानों में पिघले शीशे की तरह पड़ी, माँ आप नहीं रहेंगी तो हम लोग किसके पास आएंगे? आपसे ही तो मेरा मायका था। मेरा मायका मुझसे दूर मत कीजिए, अभी हमें छोड़कर मत जाइए। उसे चुप कराने के लिए कई लोग आगे बढ़े। वहीं कमलाबाई सब सुनती रही, पर उसने एक कदम भी कृष्णा को
संभालने के लिए, उसे सांत्वना देने के लिए आगे नहीं बढ़ाया। उसका मन तो उस अतीत के गलियारों में भटक रहा था जहाँ कृष्णा की धूर्ततापूर्ण टेढ़ी चाल याद कर उसका सर्वांग सुलग रहा था। जो कृष्णा आज अपनी माँ के लिए जार जार रो रही थी, कभी अपनी माँ को उसने ऐसे ही जार जार रुलाया था। बेटी के दिए दंश से छटपटाती निर्मला जी के कितनी ही निंद्रा विहीन रातों की कमला गवाह थी। उसे आज भी याद है, कृष्णा मैनेजमेंट के अंतिम वर्ष में थी जब उसकी दोस्ती कॉलेज के बेहद बदनाम लड़का विराट से हो गई थी। किसी तरह निर्मला जी को मालूम हुआ तो उन्होंने कृष्णा को बहुत समझाया कि वह ऐसी गलती ना करे, वह लड़का उसका जीवन बर्बाद कर देगा। पर उनके लाख समझाने पर भी माँ के अनुशासन और अनुकरणीय आदर्शों के लक्ष्मण रेखा की धज्जियाँ उड़ा वह उस लड़के के साथ घूमती फिरती रही। फाइनल ईयर की परीक्षा समाप्त होते ही कृष्णा एक दिन बिना माँ को बताए उसके साथ दार्जिलिंग चली गई। 2 दिनों तक निर्मला जी उसे तलाशती न जाने कहाँ कहाँ के खाक छानती रही। जब वह नहीं मिली, निराशा और हताश निर्मला जी बेटी की भविष्य और समाज में बदनामी के डर से कमला के गोद में सर छुपाए रात भर रोती रही थी। तीसरे दिन कृष्णा ने फ़ोन किया कि विराट उसे एक होटल में छोड़कर भाग गया है, उसके पास पैसा नहीं है। निर्मला जी स्वयं जाकर उसे ले आई। बेटी के ऐसे निर्लज्ज आचरण के बावजूद समाज में बदनामी न हो और बेटी का भविष्य न बिगड़े, यही सोचकर कृष्णा को बिना कुछ बोले उसके दिए सारे विष अपने कंठ में घुटक कर वह उसे दिल्ली में अपनी बहन बिमला के पास छोड़ आई थी। भले ही उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, पर उनकी लहूलुहान आत्मा की चित्कार कमला से छुपी नहीं रही। फटे वस्त्र पर किसी की नज़र पड़े और लोग उसे चीरे फाड़े, उससे पहले ही उसकी सिलाई कर देना उन्हें बेहतर लगा। उस समय कृष्णा के विरोध करने की शक्ति भी कम हो गई थी। यही समय था जब उसका सही मार्गदर्शन किया जा सकता था। यही सोचकर उन्होंने कृष्णा की शादी के लिए लड़का तलाशने का फैसला किया। जल्द ही उन्हें इंग्लैंड में कार्यरत एक डॉक्टर लड़का मिल गया था, जिसके माता पिता बरसों पहले से इंग्लैंड में जाकर बस गए थे। अचानक शादी तय होने से उन्हें ढेरों पैसे की ज़रूरत पड़ गई। उनके पास ले देकर गांव में एक छोटा सा पुश्तैनी मकान था, जिसे इतने कम समय में बेचना संभव नहीं था। तब उन्होंने अपने एकमात्र कमासुत पुत्र मधुकर से पैसों का इंतजाम करने के लिए बोली, माँ, नमन की पढ़ाई पर भी मेरे कुछ कम पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, इसलिए कृष्णा की शादी अभी टाल जाइए। 2 वर्षों में नमन की नौकरी करने लगेगा तो घर की सारी जिम्मेदारी वह भी संभाल लेगा और मैं तब तक एक फ्लैट भी बुक कर लूँगा। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए, कुछ दिन बाद ही शादी करिएगा। तुम समझते क्यों नहीं? मैं इस शादी को किसी भी तरह नहीं टाल सकती, निर्मला जी ने अपने बेटे से अनुरोध किया था। निर्मला जी ने बेटा से यहाँ भी तक भी कहा था कि गांव का मकान बेचकर जो भी रुपया आएगा वह सारा रुपया उसे सौंप देंगी, पर मधुकर बार बार अपनी असमर्थता जताता रहा। तब निर्मला जी दुखी होकर बोली थी, क्या मैं इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था? तब वह मुंहफट की तरह बोला था, माँ, मैं आपकी मेहनत से इतने ऊंची पोस्ट पर नहीं पहुँचा हूँ, बल्कि मुझे में इतनी काबिलियत थी, इसलिए मुझे इतना ऊंचा पद प्राप्त हुआ था। अब पैसों के लिए सारे श्रेय अपने सर पर मत लीजिए। बेटे के स्वर की हथौड़े किसी चोट ने उनके जर्जर हृदय पर गहरा आघात किया था, जैसे किसी ने उनका कलेजा ही मरोड़ दिया हो। उनकी आंखें छलछला आईं। इस आकस्मिक प्रहार से उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि 3 बच्चों के होते हुए भी वह कितनी अकेली और निसहाय हैं। पैसा नहीं मिलने से ज़्यादा निर्मला जी को बेटे की बदजुबानी से आहत हो रही थी। उस दिन उनका वैधव्य
दग्ध सफ़ेद चेहरा और भी सफ़ेद और करुण लग रहा था। उनकी पीड़ा कमला को रोने पर विवश कर रही थी, पर वह अवश थी, रोकर उनकी पीड़ा को और नहीं बढ़ा सकती थी। भले ही उनकी मजबूर बेटी को न दिखा हो, पर उसे मोहल्ले में रहने वाले महादेव बाबू ने बेटी की शादी की बातें सुन तत्काल 5 लाख रुपए दे दिए थे, जिस शादी के बाद भले ही किस्तों में निर्मला जी ने उनके पैसे चुका दिए थे, पर समय पर उन्होंने उसे पैसा दे दिया था। समय पर पैसा मिल जाने से कृष्णा की शादी अच्छे से संपन्न हो गई। बेटी की शादी कर इंग्लैंड भेजकर उनके दिल को जो राहत मिली थी वह सिर्फ कमला ही समझ सकती थी। कुछ दिनों बाद मधुकर ने अपने साथ काम करने वाली एक मलयाली लड़की से शादी कर लिया। उन्होंने एक अच्छी सास की तरह बहू को स्वीकार कर पटना में एक प्रीति भोज का आयोजन कर दिया था। जब नमन की नौकरी लगी, वह भी अपने भैया की नक्शे कदम पर चलते हुए अपने साथ काम करने वाली लड़की से शादी कर लिया। निर्मला जी की सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो चुकी थी। बच्चे अपने घर में खुश थे, वह पटना में चैन से थी। फ़ोन पर सबसे बातें होती रहती। कमला अभी भी उनके साथ रहकर उनका पूरा ख्याल रखती। निर्मला जी कमला की उम्र का ख्याल कर एक और मेड रख ली थी, जो कमला का हाथ बटाती। एक दिन जब निर्मला जी और कमला बैठे बातें कर रहे थे, निर्मला जी बोली, कमला, कभी कभी मुझे लगता है पूर्व जन्म में तुम मेरी बहन थी, जो मेरा इतना ख्याल रखती हो। आज नज़र उठाकर देखती हूँ तो पूरे संसार में तुमसे ज़्यादा अपना मेरा कोई नज़र नहीं आता, अपना कोख जाया भी नहीं। फिर भी मैं सोचती हूँ तुम मेरे साथ अकेलेपन का दंश क्यों झेल रही हो। नवीन का भरा पूरा परिवार है, वह और बार बार तुम्हें बुलाता भी है, इसलिए मेरा मुंह छोड़ दो। अब तुम अपने बेटा के पास चली जाओ। भरे पूरे परिवार में रहने का सुख ही कुछ और होता है। ये आप क्या कर रही हैं? अकेली तो मैं तब भी थी जब नवीन के बापू ने मुझे अकेला छोड़ दिया था। उस समय से अब तक आपका साथ ही मेरा सबसे बड़ा संबल रहा, इसलिए अपने बेटा के साथ से भी ज़्यादा मुझे आपका साथ अजीज है। मेरा बेटा को भी तो आप ही ने मेरा संबल बनाया, बिना भेदभाव किए उसे पढ़ाया लिखाया और पुत्रवत प्यार दिया, साथ ही इतना काबिल बना दिया कि वह आज एक सरकारी बैंक में नौकरी कर रहा है। अच्छी लड़की ढूंढ कर उसकी शादी भी आपने करवा दी। मेरे लिए यही सबसे बड़ा सुकून की बात है। पर जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मुझे आपके साथ की ज़रूरत है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपकी प्रार्थना है कि आप मुझसे दोबारा यहाँ से जाने के लिए नहीं कहिएगा। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। निर्मला जी को जब नौकरी से अवकाश मिल गया, नमन बार बार उन्हें अपने पास रहने के लिए बुलाने लगा। तब वह अपना घर कमला के हवाले कर कुछ दिनों के लिए नमन के पास चली गई थी। वहाँ जाने के कुछ ही दिनों बाद अचानक उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उन्हें वहाँ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा, जिससे नमन का लाखों रुपया खर्च हो गया। बहू इस बात को लेकर नमन पर आंखें तरेने लगी कि माँ जी का पर खर्च हुए पैसों में से आधा मधुकर भैया को भी तो देना चाहिए। जब निर्मला जी ठीक हुई, धीरे धीरे उन्हें इस बात का पता चला। उन्होंने हॉस्पिटल के बिल से भी ज़्यादा पैसा नमन के अकाउंट में जमा करवा पटना लौट आई थी। उनका चेहरा देखते ही कमला समझ गई थी कि उन्हें किसी बात से गहरा आघात लगा है। नमन के यहाँ से लौटने के बाद ही उनका बच्चों से मुंह बंधन टूट गया था। कभी कोई भूले भटके आ जाता तो ठीक, वरना अकेले कमला के साथ ही रहती थी। एकमात्र कमला ही उनके अकेलेपन, उदासी और अंतर्दाह की ज्वाला में जलने और तिल तिल टूटने की गवाह थी। आज निर्मला जी के उन्हीं बेटी और बेटों की माँ के लिए झूठी हमदर्दी कमला के अंतस को बेध रहा था। अब उनके और झूठ सुनना उसके बस में नहीं था। तभी सभी के ऊंचे स्वर में रोने की आवाज़ से कमला का विचारधारा भंग हो गया। उसे समझते देर नहीं रही कि निर्मला जी की यह लीला समाप्त हो गई।
उसका मन बेहद उदास हो गया। निर्मला जी के अंत्येष्टि के बाद घर में शुरू हुई कर्मकांड, जिसके जानबूझकर कमला को दूर रखा गया, पर कर्मकांडों को पूरा करने का भी बच्चों के पास समय कहाँ था। 3 दिन में होम कर किसी तरह श्राद्ध कर्म समाप्त कर दिया गया। फिर वे लोग बैंक बैलेंस और मकान का हिसाब किताब करने लगे। कमला ने भी अपना सामान पैक कर लिया। सबसे मिलते मिलाते जब वो अपना अटैची लिए घर से निकलने वाली ही थी कि उसकी नज़र सामने टेबल पर रखे निर्मला जी के अस्थि कलश पर पड़ी, जिसे नमन को गंगा में प्रवाहित करने के लिए सौंपा गया था। अचानक यह सोचकर उसके कदम ठिठक गए कि कहीं बच्चों की जल्दीबाजी के कारण निर्मला जी के जीवन का अंतिम अध्याय अधूरा रह न जाए। जाने कैसे उसे साहस हुआ कि वह नमन के पास जाकर बोली, बेटा मैं आज इलाहाबाद जा रही हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो यह कलश मैं अपने साथ ले जाऊँ। थोड़ी देर तक चुपचाप तीनों भाई बहन एक दूसरे को देखते रहे। फिर नमन बोला, क्यों नहीं कमला आंटी, आप तो इस परिवार के सदस्य जैसी हैं, ले जाइए। शायद आपके हाथों से अस्थि कलश का विसर्जन माँ की आत्मा को ज़्यादा शांति दे। एक हाथ में अस्थि कलश और दूसरे में अपना अटैची लिए वह घर से निकली तो मोहल्ले के ही एक टैक्सी चालक से किराया पर टैक्सी ले उसी समय इलाहाबाद के लिए रवाना हो गई। संगम में अस्थि विसर्जन कर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर प्रार्थना की, हे ईश्वर, अगर कोई दूसरा जन्म होता है तो उस जन्म में निर्मला जी को मेरी माँ बनाना और मुझे उनकी बेटी, ताकि मैं उनकी वो सारी इच्छाएं पूरी कर सकूं जो इस जन्म में अधूरी रह गई। अस्थि विसर्जन कर देर तक डूबते हुए सूरज को भींगी आंखों से देखती रही। फिर वापस आकर उसी टैक्सी से पटना लौट आई और सीधे नवीन के घर पहुंची। टैक्सी वाले को पैसा देकर थके कदमों से बरामदा तक आई तो वहीं अटैची रख कर धम से बैठ गई। न जाने क्यों अचानक उसे लगा जैसे किसी ने गर्म सरिया उसके सीने में उतार दिया हो। कई दिनों की रुकी रुलाई उसका सीना फाड़ कर बाहर आने के लिए छटपटा उठा। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर बेटा बहू दोनों बाहर आकर उसे संभालने लगे, पर उसे संभालना आज आसान नहीं था। धन्यवाद। आप भी सुन रहे थे लेखिका रीता कुमारी जी की कहानी किसे अपना कहे। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।